नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात दीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में मैं 2019 के टीटी में पूछे गए मनोविज्ञान के प्रश्नों का सबसे सटीक, प्रमाणित और विश्लेषण के साथ उत्तर लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं कि जो 2019 में पूछे गए थे जो टीटी के प्रश्न वो किस प्रकार के थे, क्या थे। तो जो 2019 का जो पेपर था वो आप जानते हैं कि 8 जनवरी 2020 में हुआ था। इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे मनोविज्ञान के, उन प्रश्नों में एक पहला प्रश्न यह है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो यहां पर आपके 4 विकल्प लिखे हैं, गोलमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर, गार्डनर। किसने अब आप जानते हैं कि बहुविमात्मक क्या होता है ना, कि जिसमें बहुत सारी विमाएं हो या उसके जो बताने की क्रिया थी, यानी प्रज्ञा कॉन्सेप्ट का था कि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। 4 मनोवैज्ञानिक। स्पीयरमैन, अगर हम इसमें कुछ और लोगों की बात करें थोड़ा बहुत, कि जो आप सुने हैं, तो जनरली सभी लोग जानते हैं कि स्पीयरमैन क्या देते हैं कि बुद्धि से संबंधित सिद्धांत देते हैं। जो इसके पिछले वीडियो में इसका जिक्र हुआ था, ये सबसे महत्वपूर्ण देखा जाता है कि स्पीयरमैन का बार बार आता है बुद्धि को लेकर। ठीक है, इसी तरह से जॉन मेयर का भी आता है। और यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? गार्डनर। गार्डनर ने बहुविमात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत दिया और गार्डनर ने बहुबुद्धि का भी सिद्धांत दिया है जो यहां पर। और स्पीयरमैन ने अभी बताया, स्पीयरमैन ने किसका दिया है? बुद्धि के द्वितत्व और त्रिकारक, यह सिद्धांत दिया। और गार्डनर ने बहुविमात्मक, अथवा एक नाम और लिख सकते हैं यहां पे, आप क्या कह सकते हैं कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका हावर्ड गार्डनर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपके सामने अगला प्रश्न है दूसरा, डिसलेक्सिया में वह करने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया में क्या कठिनाई होती है, पहले तो डिसलेक्सिया को समझ लें। और यह है क्या चीज? यह एक विकार है। कौन सा? अधिगम अक्षमता में आता है। और अधिगम अक्षमता में इसके अलावा भी और भी कई सारे होते हैं, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये सब चीजें आती हैं। यहां कहा है कि डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया क्या होता है? पहले तो डिसलेक्सिया के मतलब जो चीजें ग्रहण करने में, लेने में, देखकर आंखों के द्वारा मस्तिष्क में लेने में जो परेशानी होती है, वो क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। जैसे पढ़ने की क्रिया, तो यह लर्निंग से संबंधित है, अधिगम संबंधित है, तब पठन से संबंधित होता है। और पठन से संबंधित क्या आएगा? पढ़ने या वर्तनी में, इसमें यह परेशानी होती है डिसलेक्सिया के संबंधित। व्यक्त करने, खड़े होने, बोलने, ये ऐसा समस्या नहीं है। खड़े होने की अलग है, ये बोलने की कंडीशन अलग है, जिसमें बोलने में क्या आ जाएगा आपका? डिस्फेजिया। बोलने में जब असमर्थ हो तो वह डिस्पेसिया से संबंधित हो जाता है। लेकिन यहां पे क्या है? डिसलेक्सिया, यानी कि ग्रहण करने में। और अधिगम से संबंधित पढ़ने और वर्तनी से संबंधित हो, तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ने और वर्तनी से संबंधित, ऑप्शन ए। आज चलते हैं अगले प्रश्नों पर। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? निम्न में से क्या समावेशी कक्षा की भूमिका नहीं है? तो हम बात करें कि समावेशी कक्षा क्या होती है। तो यहां देखते हैं, जानते हैं कि समावेशी कक्षा क्या होती है। तो समावेशी कक्षा का मतलब होता है जहां पर 2 विभिन्न वर्ग के और किस तरह के शारीरिक, मानसिक संबंधित, यानी 2 विभिन्न वर्ग के लोग एक साथ पढ़ते हो, जिसमें सामान्य और विशिष्ट, विशिष्टता की श्रेणी में शारीरिक, मानसिक तरह से कुछ भिन्न का मतलब, अगर मानसिक रूप से कहें तो थोड़ा सा बुद्धि कम हो, मंद बुद्धि हो, या अधिक हो, प्रतिभाशाली हो। शारीरिक रूप से कहें तो शारीरिक असक्षम हो। ये सभी बालकों को, जो सामान्य बालक है, जो हर तरीके से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरीके से सही है, उन दोनों को एक साथ बैठाकर एक कक्षा में अगर पढ़ाया जाता हो तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या नहीं होनी चाहिए? तो एक बात समझिए कि जब ऐसे बालक जो थोड़े से सामान्य नहीं, थोड़े से या तो अधिक है या तो कम है सामान्य से, उनको सामान्य के साथ पढ़ा रहे, तो करने का मोटिव क्या होता है
कि सामान्य बच्चे तो हर तरीके से ठीक है, जो उससे ऊपर अथवा उससे नीचे है तो ऊपर वाले को क्या है ऐसा करना कि उनका मेंटेन है और ये इसके लेवल में रहे, और नीचे वाला जो है उसको सामान्य लेकर आना है, तो सबकी कैटेगरी बराबर कर देनी है। तो इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। तो उसे क्या नहीं करना चाहिए ताकि इनमें भेदभाव ना पैदा हो। समावेशी तो सबसे मुख्य चीज जोड़ते हैं, भेदभाव ना करना हो। तो यहां पर देखते हैं कि बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये तो है करना। दूसरा है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा विकल्प लिखा है शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो यहां पर जो हम विकल्प को पढ़े हैं उसमें एक विकल्प ऐसा दिख रहा है जो टीचर को नहीं करना, शिक्षक को नहीं करना। क्या? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर जो बच्चा निःशक्त है किसी कारणवश, उस पर अगर ध्यान ही नहीं देंगे तो समावेशी में उसका प्रभाव परेशान करेगा, दिक्कत करेगा और वह पूरी तरह से सही नहीं होगा, सफल नहीं होगा जिसके लिए कर रहे हैं। तो क्या है, यही काम शिक्षक को नहीं करना, अन्य सारे करने हैं। ठीक है, अन्य सारी चीजें करनी है, ये भी करना है, उसके अनुरूप बैठाना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है। सीखने में जो है, जो थोड़े से असक्षम है या किसी तरह से थोड़े पिछड़े रहेगा, उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान भी देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, है ना? प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए उसको विकल्प के रूप में लिखा गया है। हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो कक्षा में प्रश्न पूछे क्यों जाते हैं और किसके द्वारा प्रश्न पूछे? एक तो शिक्षक पूछेगा, दूसरा छात्र पूछेगा। तो शिक्षक पूछेगा उसको जानने के लिए कि क्या बच्चा सीखा है, क्या जानता है। और यहां पर प्रश्न पूछने की बात करें, अगर प्रारंभ में, कक्षा के प्रारंभ में प्रश्न पूछ लिया गया है तो वो क्या हो जाएगा? प्रस्तावना के तहत, यानी कि पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न हो जाएगा। और अगर बीच में पढ़ाते समय पूछा गया है तो वो ये जानने का प्रयास करेगा कि बच्चा जो सीखा है, जो जानता है, वो कितना सीख पाए, कितना समझ पाए। वहां पर उसी कक्षा में जब बच्चों द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो क्या करना है कि टीचर क्या उसकी जिज्ञासा को शांत करे, यानी उस प्रश्नों का जवाब दे, समझाए, बताए बच्चा क्यों पूछा, और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना है। प्रश्न पूछेगा बच्चा जब समझेगा या समझने का प्रयास कर रहा होगा तभी तो पूछेगा। तो क्या करना है, उसको रोकना नहीं है, हतोत्साहित नहीं करना है, डराना धमकाना नहीं है, या कोई दंड नहीं देना है, या रोकने देना, नहीं तुम नहीं पूछ सकते, ये सब चीजें नहीं करनी है। ये क्या कहता है, अधिगम को बाधित करने लगता है। इस तरीके से क्या नहीं करना, हतोत्साहित करना चाहिए ना, प्रेरित करना चाहिए बिल्कुल, रोक देना चाहिए नहीं, अनुमति नहीं देनी चाहिए नहीं। तो यहां पे कक्षा में प्रश्न पूछने के क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। और यह चीजें हतोत्साहित, ये समझे। और इसके अलावा ये जो क्रिया अधिगम की होती है, हतोत्साहित नकारात्मक दर्शाता है, रोक देना ये भी नकारात्मक दर्शाता है, अनुमति नहीं देना ये भी नकारात्मक। सकारात्मक क्या होता है? प्रेरित करना, यह सकारात्मक भाव दर्शाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, प्रेरित करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक उसकी जिज्ञासा बढ़ सके और जानने की इच्छा हो सके, सीख सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः, तो देखिए वृद्धि क्या होता है इसको समझ लीजिए, और इससे से जुड़े एक नाम और आते हैं वृद्धि, ग्रोथ, जो एक पक्ष, एक क्रिया है जो कि डेवलप होती है, बढ़ती। जन्म के बाद आप जब देखेंगे बच्चे में तो कुछ ना कुछ वृद्धि होता है, और जन्म के पहले से होता है। कहते हैं कि वृद्धि गर्भावस्था से लेकर प्रारंभ हो जाती है और चलती रहती है। तो वृद्धि में हम समझ सकते हैं कि लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, मस्तिष्क का बढ़ना, ये सब चीजें किस में आती हैं? वृद्धि में आती हैं। और इसे संबंधित एक विकास जुड़ा हुआ, तो विकास में वृद्धि समाहित होती है और कई पक्षों को मिलाकर एक विकास होता है। और विकास को हम सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना विकास कहलाता है। जैसे शैशव से बाल्यावस्था, वो विकास कहलाता है। यहां क्या पूछा है कि बच्चों में वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो वृद्धि क्या होता है? विकल्प लिखा है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से। वास्तव में अगर देखें तो ये सब चीजें होती हैं, सब चीजें वृद्धि होती हैं और सबको मिलाकर एक विकास का रूप होता है, नहीं कि विकास होता है। लेकिन यहां पूछा कि मुख्यतः क्या संबंधित है, तो वास्तव में वृद्धि को हम देखते हैं तो शारीरिक से संबंधित होता है।
शारीरिक विकास से संबंधित होता है, जिसको एक सामान्य भाषा में कहते हैं वजन, लंबाई, बुद्धि का बढ़ना, तो शारीरिक विकास से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो मुख्य आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए शारीरिक विकास। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ कहां से होता है? गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। दोस्तों यहां जो नाम लिखे हैं विकल्प में सभी एक अवस्थाओं को बताते हैं, सभी एक अवस्थाओं को लिखे। और कह रहा मानव का विकास प्रारंभ होता है, मानव का विकास जो प्रारंभ होता है वो कहां से होता है? जन्म के पूर्व गर्भावस्था से ही हो जाता है। ठीक, और वह चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, कुछ न कुछ होता रहता है उसमें। और वहीं पर जब इसके जस्ट पहले अभी देखे थे हम, एक शब्द आया था वृद्धि का। तो वृद्धि क्या होती है? एक समय के बाद रुक जाती है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया चलता रहता है। तो इसी क्रम देखें कि प्रारंभ कहां से होता है? तो प्रारंभ गर्भावस्था से होता है और आगे चलता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गर्भावस्था से। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग एक पुस्तक है, उसके लेखक का नाम पूछा, विकल्प दिया हुआ है E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, R.M. गैने, I.P. पावलोव। तो यहां जो पुस्तक लिखी है लर्निंग की, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, वह R.M. गैने द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? R.M. गैने द्वारा लिखी गई है, विकल्प सी है। अब बात करते हैं इन लोगों ने और भी पुस्तक लिखी, थॉर्नडाइक ने भी पुस्तक लिखी। थॉर्नडाइक के लिए एक पुस्तक सबसे फेमस है एजुकेशन साइकोलॉजी, 1913 में इनकी प्रकाशित हुई थी, जिसके लिए इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग पुस्तकें लिखी हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? R.M. गैने। और R.M. गैने जो लिखे हैं, इसमें जो लर्निंग की कंडीशंस क्या है, किस तरीके से होगी, उसको व्यक्त किया, जिसमें R.M. गैने का एक क्रम भी है अधिगम से संबंधित, उसको भी इसमें इन्होंने अपनी पुस्तकों के संबंध इसे वर्णित किया है। उसमें सबसे प्रारंभ से लेकर श्रृंखला और सबसे अंत समस्या समाधान को बताया है, जिसमें इनके कितने हैं, इनके अगर क्रम की बात करें तो अधिगम से संबंधित जो क्रम के कितने हैं? 8 बताते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न आपके सामने है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका? यह एक कोटेशन है। यह कोटेशन विकल्प लिखा हुआ है जर्सील्ड, स्टैनली हॉल, सिम्पसन, क्रो एंड क्रू। तो ये है क्या और इसका संबंध क्या है, इससे और जुड़े तथ्य क्या है वो समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर देख लेंगे। किशोरावस्था में कौन कौन सी चीजें होती है? किशोरावस्था एक बड़े ही महत्वपूर्ण आयु के रूप में जाना जाता है। इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक नए मोड़ को जनरेट कर देती हैं, यानी कि एक अलग सा परिवर्तन, एक अलग सा व्यवहार देखा जाता है। और ये बहुत रिस्की अवस्था भी कही जाती है। रिस्की अवस्था कैसे? इस अवस्था में जो मुख्य नाम है संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध, ये शब्द आते हैं। ये शब्द का जिक्र किसने किया था? स्टैनली हॉल ने अपनी एक पुस्तक लिखी एडोलेसेंस, उसमें जो शब्दों का वर्णन किया, जो उसमें बताया इन्होंने, वो क्या क्या कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था मानी गई जिसमें अनेक प्रकार के व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर तूफान उत्पन्न होता है, विचार उत्पन्न होते हैं, अपने जीवन को लेकर, अपनी क्रियाओं को लेकर बहुत सारे मन में संघर्ष होते हैं, उसके कुछ अलग या नया या जल्दी करने की प्रवृत्ति, जिसमें एक हमले की आकार में, यानी कि बहुत उग्रता देखी जाती है। उसी आवेश में, इसी में वो बच्चे कई बार गलत प्रवृत्ति या किसी अपराध प्रवृत्ति या अपने लक्ष्यों से, अपने कार्यों से भटक जाते हैं और अपने ही घर में अन्य लोगों से या अपने ही माँ बाप से विरोध कर बैठते हैं। ठीक, तो इसके लिए इसको कहते हैं बड़े संघर्ष, तनाव, विरोध की अवस्था भी कहते हैं। किसने कहा है? ये स्टैनली हॉल द्वारा कहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनली हॉल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो एक शिक्षण है सूक्ष्म शिक्षण, इसमें भारतीय प्रतिमान के अनुसार कितना लगता है? तो भारतीय प्रतिमान के अनुसार जो शिक्षण में समय माना गया, जो दिया गया है, वो कितना है? 36 मिनट है।
अब ये क्या है, थोड़ा सा सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के बारे में समझ लें। शिक्षण जो है पढ़ने की प्रक्रिया है और पढ़ाने का एक तरीका जो पठन पाठन में इस्तेमाल होता है। शिक्षण की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो शिक्षण की प्रक्रिया दो प्रकार से मुख्यतः देखी जाती है, एक द्विध्रुवी प्रक्रिया, एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया। द्विध्रुवी प्रक्रिया क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी। वहां पर त्रिध्रुवी प्रक्रिया की बात की जाए तो क्या होगा, शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी हो जाएगा। तो जब द्विध्रुवीय की बात की जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहां पर बालक हो जाएगा। ये तो हम किसकी बात किए, यहां पर हम जब प्रक्रिया को समझ रहे हैं तब की है। और आधुनिक में क्या किया, आधुनिक में त्रिध्रुवी की बात की गई शिक्षण में। किसमें, शिक्षण, त्रिध्रुवी की बात की गई। त्रिध्रुवी में क्या होता है, यहां पर जो यह पाठ्यक्रम को देखा जाएगा, पाठ्यक्रम में क्या होगा, एक शिक्षक, फिर शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, 3, ठीक है। फिर सूक्ष्म शिक्षण की बात करें तो दो प्रकार के शिक्षण देखे गए इन प्रक्रियाओं को लेकर, एक सूक्ष्म माइक्रो और एक बृहद शिक्षण मैक्रो टीचिंग। तो सूक्ष्म शिक्षण जो अपनी प्रतिभा को कम समय में क्लास में दर्शाने के लिए की जाती है उसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण। इसका जो समय रखा गया है वो कितना है, 36 मिनट, जो अलग अलग रूपों में बांटकर रखा गया। तो कुल जो मिनट जोड़ के आता है कितना है, 36 मिनट आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है 10वां, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है। तो सीखने के पठार से संबंधित यह कोटेशन लिखा गया है। यह कोटेशन किसने दिया है इसके बारे में कहा है। तो जब सीखने की प्रक्रिया जो बताते हैं वो एक अभिलक्षण यानी कि है कि प्रक्रिया दर्शाता है कि सीखने का पठार, और यह अभिलक्षण में जब कुछ ऐसी क्रियाएं हो जो सीखने को और उसके उन्नति को यानी कि बढ़ने की प्रक्रिया को अवरोध दर्शाने लगे, रोकने लगे, तो उसको क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। यानी सीखने की गति जो चल रही है, बढ़ रही है सीखने की क्रिया, और जब उसमें कुछ अवरोध आने लगे, रुकने लगे, तो वो क्या कहते हैं, सीखने का पठार कहते हैं। तो सीखने का पठार कई कारण से होता है, लेकिन यहां बात करें कथन की, तो कथन किसने दिया है, तो यह कथन रास द्वारा दिया गया है। यहां पर दोस्तों ये विकल्प जो है वो यहाँ पर बी लिखेंगे और यहाँ पे सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर रास। किसने दिया है, रास द्वारा यह दिया गया है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। शिक्षक एक कक्षा में एक छात्र को, यानी जिस कक्षा में पढ़ा रहा उस कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक, यानी कि वो जो छात्र है वो कुछ समस्या उत्पन्न कर रहा है, कुछ ऐसी गतिविधि उत्पन्न कर रहा है कि कुछ उसको समस्याएं दिख रही हैं और वो कक्षा में है, उसे पढ़ाना भी है। ऐसा भी नहीं है कि उसको हम मना कर सकते हैं, घर भेज सकते हैं, वापस दे सकते हैं, या उसको डांट दें, उसको कोने में खड़ा कर दें, बेंच पे खड़ा कर दें, पढ़ाने से मना कर दें। ये सब चीज़ें नहीं करनी। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक है, शिक्षक को उसका दायित्व है, कार्य है उसे शिक्षा देना, सुधार करना, समझाना और पढ़ाना। अगर बच्चा तो भाई नहीं समझता है, बच्चा सीखने के लिए ही आया है, वो एक घड़े जैसा है जिसको जिस तरीके से तराशा बना जाए वैसा हो जाएगा। अगर उसको हम डांट दें, पनिशमेंट दे दें, घर भेज दें, शिकायत कर दें, माँ बाप को बुला लें शुरू में, तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा या उसकी भावना इच्छाएं दब जाएंगी, वो सीख नहीं पाएगा, उसकी उत्सुकता नहीं बढ़ पाएगी, उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो इसमें कह रहा है कि अगर ऐसा बालक आपको दिखता है, इस रूप में आप पाते हैं कक्षा में, तो उसे क्या करना चाहिए, किसे, शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस देना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया भी कि अगर बच्चा आपका समस्यात्मक है जो क्लास में बैठा हुआ है, तो क्या नहीं करना है कि उसको किसी प्रकार से ऐसी चीज नहीं करनी है कि उसको उसकी विकास, उसके पढ़ाई की क्रिया में वह अवरोध उत्पन्न कर दे। तो अगर हम ये कहते बच्चे को दंड दे देंगे तो यह सही नहीं है।
एक तो नखरा, दूसरा वह जो सीखना समझना चाह रहा है वो चीजें वो नहीं कर पाएगा, तो शिक्षक को दंड नहीं देना, ये नहीं होगा। नजरअंदाज कर देना, ये भी नहीं करना। क्या है कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो वास्तविक जो सही हो गया वो क्या करेंगे कि शिक्षक को न जाते बच्चे को परामर्श देंगे। यही शिक्षक का असली कर्तव्य दायित्व है, यही तो उसे निभाना है कक्षा में पढ़ाने के साथ साथ। परामर्श दीजिए, समझाइए वह क्या कर रहा है, क्यों समस्या उत्पन्न कर रहा है और क्या समस्या है उसकी, वो समझिए और उसको समाधान करने का प्रयास करिए, ताकि वह सही रास्ते पा सके और उसका विकास हो सके, शारीरिक मानसिक सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। आप यहां प्रश्न देख रहे हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, जो पढ़ने की क्रिया है, जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ सपोर्टिव भी होता है, कुछ अन्य क्रियाएं भी होती हैं जो सहयोग करती हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए। जो एक तो सामान्य आप सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, किसी भी विषय को पढ़ाएंगे, जिस विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं उसे आप पढ़ाएंगे ही, बताएंगे, उसके सारे तथ्यों को बताएंगे, सभी बातों को बताएंगे। उसके साथ साथ कुछ उसकी सपोर्ट, उससे सहायक क्रियाएं भी चलती रहती है साथ में, वो भी कराना अति आवश्यक होता है, ताकि उसका सर्वांगीण विकास होते हैं, सभी पक्षों का विकास होते हैं, सभी हिस्सों का विकास होता है। यहाँ लिखा है शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वित्तीय विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से। तो क्या होना चाहिए जो मुख्य से संबंधित है, बिल्कुल सही, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। क्या होगा, छात्रों के सर्वांगीण। सर्वांगीण का मतलब क्या है, सभी पक्षों का। क्या है, सभी पक्षों का, सभी हिस्सों का। केवल पढ़ाना ही नहीं है, केवल उसको एक सब्जेक्ट का, एक विषय का ही ज्ञान नहीं देना, उसको हर पक्ष का विकास करना है। इसीलिए तो उसको कुछ अन्य एक्टिविटी कराते हैं, कुछ गतिविधि कराते हैं, इसी में कुछ भ्रमण टूर भी कराते हैं, कई सारी क्रियाएं कराते रहते हैं एक्टिविटी, ताकि उसका शारीरिक मानसिक सामूहिक नैतिक सारा पक्ष का विकास हो सके। ठीक है, चलिए 12 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास पे। बढ़ते अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न लिखा है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है कोहलर, स्किनर, ब्लूम, थॉर्नडाइक, किसने नहीं किया। तो बात करें कि किसने किया है और किसने नहीं किया। तो कोहलर ये करते हैं, अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है कोहलर ने, और स्किनर ये भी करते हैं, ब्लूम ये भी करते हैं, थॉर्नडाइक ये भी करते हैं। ब्लूम जो है अधिगम सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, इन्होंने अधिगम सिद्धांत नहीं दिया है। तो इसका प्रतिपादन, अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन में अगर बात करें किसने नहीं दिया है, तो बीएस ब्लूम ने नहीं दिया है। अब बात करते हैं कि कोहलर ने क्या दिया है। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया है। यह कैसे मनोवैज्ञानिक है, गेस्टाल्टवादी है, गेस्टाल्ट वैज्ञानिक है, सूझ का सिद्धांत दिया है। स्किनर यह अधिगम सिद्धांत देते हैं। यह कौन सा सिद्धांत दिए हैं, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। थॉर्नडाइक बहुत ही मशहूर और फेमस मनोवैज्ञानिक, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, इन्होंने क्या दिया था, इनके सबसे जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है SR थ्योरी, कौन सी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इनका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, इन्होंने दिया था। और किसने नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ब्लूम ने नहीं दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य, अवरोधन मतलब बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो क्या होता है अवरोधन, मतलब किसी कारणवश किसी बालक का शिक्षा में अवरोध हो गया, रुकावट हो गया, वह अब नहीं आगे बढ़ पाया, अधिगम नहीं कर पाया, उसी का संबंध क्या होता है, अवरोधन से होता है।
ठीक है। तो शिक्षा में अवरोध यानी कि शिक्षा उसकी अवरोध होगी, बाधित हो गई, रुक गया। तो कैसे होगा, क्यों होगा? तो उसका कारण है कि अगर कोई बालक 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहता हो, यानी एक कक्षा का समय क्या है, 1 वर्ष निर्धारित है, 1 वर्ष के बाद अगले वर्ष होगा तो अगली कक्षा में जाएगा, लेकिन अगर वो उसी कक्षा में 1 से अधिक समय तक रह गया, इसका मतलब उसकी शिक्षा में क्या हो गया, अवरोध हुआ है। तो क्या होगा, तात्पर्य क्या होगा, जब बालक 1 वर्ष से अधिक समय तक रह जाए। ऑप्शन क्या होगा, डी, चौथा ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण और भी किस कौशल में आता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये। कौशल संबंधी यानी कि स्किल्स जो है उसकी, तो क्या है, अगर हम बात करें तो पूर्व ज्ञान का मतलब होता है जो जानता है बच्चा, जो प्रीवियस में जानता है, जो उसकी जानकारी है उसे से संबंधित है। पूर्व में क्या जानता है उसका परीक्षण अगर करना हो या उसका टेस्ट करना हो, वो जानकारी लेनी हो तो क्या करेंगे, उससे हम प्रश्न पूछेंगे। अब प्रश्न कैसा पूछेंगे, वह प्रीवियस में क्या जानते उस पर आधारित पूछेंगे। और ये कैसे, जब क्लास को प्रारंभ करते हैं, जब लेसन प्लान बनाते हैं, जब पढ़ाने की प्रक्रिया देखी जाती है जिसमें सूक्ष्म शिक्षण के तहत देखी जाती है, तो उसमें एक कौशल इस्तेमाल किया जाता है, प्रस्तावना कौशल। और इसमें क्या होता है, इस कौशल के अंतर्गत पूर्व ज्ञान को जानना। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान को जानना, यानी वह क्या जानता है। तो क्या करते हैं इसमें परीक्षण में क्या आएगा, प्रस्तावना कौशल। ऑप्शन बी, 15 का बी, प्रस्तावना कौशल। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। 2 स्तंभ आपके सामने लिखे हैं, स्तंभ ए, स्तंभ बी, और दोनों में 2 नाम लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है एनिमल इंटेलिजेंसी, पुनर्बलन की अनुसूची, सारगर्भिता का नियम, अनुकूलन। स्तंभ बी में लिखा है फर्स्ट गेस्टाल्ट, सेकंड पियाजे, थर्ड थॉर्नडाइक, फोर्थ स्किनर। नीचे आपके विकल्प लिखे हुए हैं, नीचे विकल्प लिखे हुए हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सके। विकल्प देखिए ए बी सी डी, इसमें 1 2 3 4 5 इसी का क्रम लिखा हुआ है। क्या होगा, तो इसको मैच कराएं, मिलाते हैं। एनिमल इंटेलिजेंसी एक पुस्तक का नाम है, किसने लिखा है, तो एनिमल इंटेलिजेंसी जो लिखा है वो किसने लिखा है, थॉर्नडाइक द्वारा लिखा गया है। एनिमल इंटेलिजेंसी किसके द्वारा लिखा गया है, थॉर्नडाइक द्वारा लिखा गया है। फिर बात करते हैं पुनर्बलन की अनुसूची। तो पुनर्बलन की अनुसूची किसने दी थी, तो पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर ने दी है। अब पुनर्बलन की अनुसूची की बात करें तो स्किनर ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रथम बार पुनर्बलन पर महत्व दिया, जोर दिया, और इन्होंने ही पुनर्बलन को सामान्य पुनर्बलन से हटकर एक अपनी नई अनुसूची दी। कहते हैं कि उस पुनर्बलन को हम नहीं मानते हैं, मेरे हिसाब से पुनर्बलन की एक नई अनुसूची होनी चाहिए जिसमें इनका जोर सतत और असतत पुनर्बलन पर जाता है। इन्होंने अपना एक नया अनुसूची बताया कि जिसमें इन्होंने जिक्र किया सतत और असतत पुनर्बलन का, और उसमें उसका प्रभाव, उसकी क्रियाओं को उन्होंने वर्णन किया। तो अनुसूची का संबंध किससे है, स्किनर से। अगला लिखा है सारगर्भिता का नियम। तो सारगर्भिता का नियम किसने दिया है, गेस्टाल्ट ने दिया है। अनुकूलन, अनुकूलन किसने दिया है, अनुकूलन पियाजे द्वारा दिया गया है। अनुकूलन से संबंधित है कि एडाप्टेशन, नहीं कि आपने किसी ऐसे कंडीशन पे जो अपने अनुसार नहीं हो रहा है दूसरे के अनुसार, तो अपने आप को ढाल लेना, अनुकूलन की प्रक्रिया। अनुकूलन पियाजे द्वारा दिया गया इनका कॉन्सेप्ट है कि जब बालक अपने आप को किसी परिस्थिति के अनुसार नए ज्ञान और पूर्व ज्ञान के हिसाब से अपने आप को ढालता है, परिवर्तित करता है, मस्तिष्क क्रियाओं को ग्रहण करता है, तो क्या अनुकूलन कहलाता है। ठीक, तो इसके अनुसार अगर देखें तो क्या होगा, ए का 4, ए का एनिमल इंटेलिजेंस का 3rd,
फिर पुनर्वर्ण की बात करें तो फोर्थ स्किनर, सी की बात करते हैं तो सेकंड गेस्टाल्ट, और डी की बात करते हैं अनुकूलन तो पियाजे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? चौथा वाला, फोर्थ ऑप्शन, 16 का ऑप्शन फोर्थ, चौथा डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 17, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास के सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में से कभी न संबंधित। विकास अगर निरंतर चल रहा है, कभी समाप्त नहीं हो रहा है, मतलब क्या हुआ? चल रहा है निरंतर, तो यह किससे संबंधित है? अंतः क्रिया का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, अंतः संबंध का सिद्धांत है, या निरंतरता का सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। जब विकास कभी न समाप्त हो, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, लगातार चलते, विकास निरंतर जीवन पर्यंत चलता रहता है, वो समाप्त नहीं होता। हाँ, वृद्धि जो विकास के अंतर्गत आती है वो कुछ हद तक कुछ कंडीशन में रुक जाती है, जैसे लंबाई का बढ़ना, वो रुक जाता है, लेकिन विकास की क्रिया है वह चलती रहती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, निरंतरता का सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? तो संविधान में संशोधन कई सारे हुए हैं, आगे भी होंगे, करते रहे, लेकिन शिक्षा से संबंधित कौन सा संशोधन किया गया जो कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार बने? तो पहले मौलिक अधिकार नहीं था। संशोधन 2002 में किया गया। कौन सा संशोधन था? 86वां संशोधन। 86वां संशोधन किससे था? शिक्षा को लेकर था, और शिक्षा को क्या मौलिक अधिकार में जोड़ना था। तो मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, तो कहां पर इसको रखा गया मौलिक अधिकारों में? 21A 21A 21 अनुच्छेद 21A, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A, इसमें जोड़ा गया। तो क्या हो गया? मौलिक अधिकार बन गया। और ये संबंध क्या है? राइट टू एजुकेशन, RTE, इसका संबंध दूसरे जो जुड़ता है RTE 2009, पूरी तरह से जो शिक्षा को लेकर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में लागू हो गया, RTE 2009। पूरी तरह से अगर बात करें, पूर्ण रूप से पूरे देश में जो लागू कर दिया गया RTE 1 अप्रैल 2010 में पूर्ण रूप से लागू हो गया। कब? 1 अप्रैल 2010 में। तो इसका संशोधन की अगर बात करते हैं, संशोधन शिक्षा का मौलिक अधिकार किसमें बना दिया गया? 86वां संविधान संशोधन। और इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य हैं जो यहां आपको बता दिए हैं। कब हुआ? 2002 में 86वां संशोधन किया गया। तो इसका आंसर 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति, तो अभिप्रेरणा के मोटिवेशन, इसके जो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? तो आप सभी जानते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो विलियम मैकडूगल ने दिया है। ऑप्शन ए, विलियम मैकडूगल, इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन, विलियम जेम्स, ये लोग अलग अलग देते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इससे संबंधित, तो अब्राहम मैस्लो का भी कुछ संबंध है, लेकिन अब्राहम मैस्लो का संबंध मूल प्रवृत्ति से नहीं, अभिप्रेरणा से है। अभिप्रेरणा से क्या है? अभिप्रेरणा के पदानुक्रम का सिद्धांत जो दिया था वह किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। केवल पूछे कि प्रेरणा का सिद्धांत या अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, तो भी विकल्प में अब्राहम मैस्लो को किया जा सकता है। लेकिन जब इनका जो सही तरीके से सटीक दिया जाता है वो क्या होता है? अभिप्रेरणा में मूल पदानुक्रम का जो सिद्धांत होता है वह अब्राहम मैस्लो दिया गया है। अब्राहम मैस्लो ने पदानुक्रम सिद्धांत में 5 पदों का वर्णन किया था। 5 पदों में क्या है? सबसे मूलभूत और प्रारंभिक और बेसिक आवश्यकता कौन सी? फिजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकता। आप जानते होंगे एक मिड डे मील योजना चलती है। कौन सी योजना है? मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना जो है वह किसको दर्शाता है? तो अब्राहम मैस्लो का जो प्राथमिक मूलभूत आवश्यकताएं थी, शारीरिक आवश्यकता को पूरी करने के लिए यह संबंधित है। तो इन्होंने अपना दिया है पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक, चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का ए, मैकडूगल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा बुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किसे संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, और
यह जो विकास की अवस्था है, इससे कई सारे प्रश्न हमेशा कभी न कभी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। संवेगों के विकास का अनोखा काल, विकल्प लिखा है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो इसका क्या हो जाएगा? कोल तथा बुश ने किसे कहा है? तो कोल तथा बुश ने संवेगों के विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा। बाल्यावस्था में संवेगों के विकास का एक अलग ही रूप और एक अलग ही अनोखा काल होता है। इसमें जो संवेग का विकास होता है वो एक अपने अनुसार, यानी कि बहुत तेजी से, और कुछ चीजें नहीं परिवर्तित होती, अधिक होती हैं। संवेग तो जन्म से ही होते हैं, कुछ चीजें प्रारंभ हो जाती हैं, लेकिन क्या तुरंत नहीं, कुछ माह के बाद संवेगों का उत्पन्न होना होता है, लेकिन उसका जो प्रभाव देखा जाता है या उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा मिलता हो, जो अनोखा काल मानते हैं, कुछ अनोखा देखते हैं, तो वह क्या होता है? जब बाल्यावस्था में आते हैं वहां देखा जाता है। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, बाल्यावस्था। शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था जो है वो क्या है? सीखने का अनोखा काल माना जाता है। सीखने का अनोखा काल माना जाता है। और अभी पिछले प्रश्नों में देखे हैं किशोरावस्था से संबंधित, ये अलग ही परिवर्तन का, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इनसे संबंधित अलग अलग तथ्य रखे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 21वां, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? ऑप्शन लिखा है वुडवर्थ, गिलफर्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो। क्या आंसर इसका होना चाहिए? व्यवहार क्या होता है? जो व्यक्ति, जो मनुष्य, बच्चा अपनी एक्टिविटी, अपनी हरकत, अपनी क्रियाकलाप को दर्शाता है, दिखाता है, कई प्रकार से दिखाता है, तो व्यवहार द्वारा दिखाएगा ही। जो उसकी मानसिक सोच, जो उसकी समझ है, जो उसकी तर्क, जो चिंतन है, जो उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो उसके अंदर विचार है, जो उसका ज्ञान है, जो वो सीखा है, जो ग्रहण किया है, जो अनुकरण किया है, जो शिक्षक द्वारा, घर द्वारा, अपने समाज द्वारा, पड़ोसी द्वारा जो सीखा हुआ है, उन सारी चीज़ों को किसी न किसी रूप में बोलता है, बताता है। तो अगर भाषाओं से, शब्दों से व्यक्त करता हो या अपने व्यवहार से दर्शाता हो, तो यहां कहते हैं कि एक कोटेशन है, ही कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो यह कोटेशन किसका है? गिलफर्ड का है। हम किस पे चर्चा कर रहे थे अभी? इसका तो आंसर गिलफर्ड। हम भी चर्चा करते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। ये क्या होता है? अधिगम जो सीखने की क्रिया में क्या होता है कि व्यवहारों के से ही कुछ बच्चा सीखता रहता है, ग्रहण करता रहता है, और उसी के कारण उसके अंदर परिवर्तन भी होता है। जैसा व्यवहार करेगा, जैसा देखेगा, वैसा ग्रहण करेगा, सीखेगा, तो उसकी अधिगम की क्रिया क्या होती है? प्रभावी होती चलती है, तो सीखता चला जाता है। ठीक है, 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गिलफर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न लिखा है सूची ए तथा सूची बी को सुमिलित करिए। फिर से एक कॉलम वाली प्रश्न है। आप जानते हैं कि 2019 में जो पेपर हुआ था वो बहुत ही मानक पेपर माना गया, बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही अच्छा पेपर माना गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग था, बहुत ही अच्छा पेपर था, ठीक था, और उसके जो डिजाइनिंग है सिलेबस के अनुसार, उसके अनुसार कराई गई थी। तो अभी तक जो आप प्रश्न देख रहे हैं बहुत बेहतरीन प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है। उसी में सुमेलित एक और था, फिर एक सुमेलित है। अब इसको करने के लिए ये चीजें भी आपको जानकारी होनी चाहिए अलग अलग। यहां लिखा सूची ए, सूची बी, ब्रूनर, आशुबेल, ग्लेजर, गार्डन। सूची बी में लिखा है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, मॉडल्स। तो ये क्या क्या है, किससे संबंधित है, ये इसको मैच कराना है, यानी कि मिलान करना है। तो सूची ए को सूची बी से मिलाते हैं। तो ब्रूनर का संबंध किससे है सूची बी में? तो ब्रूनर का संबंध सूची बी में कॉन्सेप्ट उपलब्धि यानी संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से है। ब्रूनर का संबंध किससे है? ब्रूनर का संबंध संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से है। मैं थोड़ा छोटा कर दूं, किससे है? आशुबेल का संबंध किससे है? तो आशुबेल जो है अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान को देते हैं।
आशुबेल किसको देते हैं? अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान को देते हैं। अब बात करते हैं ग्लेजर की। तो ग्लेजर ने क्या दिया है? ग्लेजर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान मॉडल को बताते हैं, बेसिक मॉडल, बुनियादी मॉडल को बताते हैं। किसको बताते हैं? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को बताते हैं। गार्डनर ने क्या दिया है? गार्डनर ने साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान दिया था। गार्डनर ने क्या दिया था? साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान दिया था। ठीक है, तो इस तरह से अगर इन चारों को इस ऑप्शन के अनुसार देखें तो क्या मैच कर रहा है? ऑप्शन ए 4 और आशुबेल का क्या होता है? 3rd और इसका क्या 1 और 2। क्या आंसर हो जाएगा? पहला ही, फर्स्ट ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। तो 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और आपको इसका डिस्क्रिप्टिव जो कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया था, किस प्रतिमान को सीखने में और किस में उन्होंने शिक्षण के प्रति मॉडल को दर्शाया था, वो भी मैं आपको इसमें समझा दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो समस्या, अब बात करते हैं समस्या क्या है। पहले तो ये समझ लें, फिर इसको देख लें। समस्या जब कुछ चीजें समझे जानने में कंफर्म क्लियर ना हो, समझ में ना आए या कुछ परेशानी उत्पन्न हो, वो सामान्य रूप से समस्या होती है। और समाधान करना, समाधान मतलब उसका सॉल्यूशन का। मान लीजिए एक बच्चे को कुछ नहीं यार, कुछ का मतलब अगर वो विषय पढ़ रहा है, कोई भी एक गणित विषय ही ले लें, अगर वो पढ़ रहा है, उसे वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए वह एक समस्या है। कोई भी एक सवाल लगा रहा है, वो नहीं लगता है, तो उसके लिए एक समस्या है। अब उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो उसका पहला चरण क्या होना चाहिए? विषय की बात करें या उसके जीवन से कोई भी संबंधित, जैसे विद्यालय ही अगर वो आ रहा है तो लेट आता है, ठीक, और पढ़ने की क्रिया में होमवर्क दिया जाता है तो पूरा नहीं करता है। ये सारी उसकी समस्याएं हैं। तो इसका पहला चरण क्या होगा समाधान करने के का लिए? अगर समाधान करना हो तो क्या शुरुआत है? क्या आंकड़ा संग्रहण सही है, करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे, परिकल्पना का परीक्षण करेंगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे, क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि बच्चा विद्यालय लेट क्यों आया, होमवर्क क्यों नहीं पूरा किया, मैथ में उसकी क्या समस्या हो रही है, क्यों समस्या हो रही है, क्यों वो नहीं लगा पा रहा है, अन्य बच्चे लगा लिए, बार बार समझाने पर नहीं लगा पा रहा है, ऐसे तमाम चीजें जो भी उसकी दिक्कत है क्यों हो रही है, क्या दिक्कत है, कहाँ वो रह गया, किस प्रकार का है, किस लेवल का, किस स्तर का है और कितना है। जब तक ये डायग्नोसिस नहीं करेंगे, ये नहीं पता लगाएंगे, तब तक समाधान नहीं कर सकते। तो चाहे शिक्षक हो, चाहे उसके माँ बाप हो या कोई भी हो, किसी समस्या को हल करने के लिए, समाधान करने के लिए पहले तो उसके कारणों का पता लगाना है, पहचानना है। तो क्या होगा आंसर इसका? समस्या की पहचान। 23वां का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समस्या का पहचान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 24, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, बालक का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब हो जाएगा? यानी कि प्रभावशाली तो ठीक है, सबसे अधिक प्रभावशाली कब माना जाएगा? विकल्प लिखा है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल दिया जाए। अगर केवल इस पर बल दिया जाए तो क्या सर्वाधिक प्रभावशाली हो जाएगा? बालकों का संज्ञात्मक, भावात्मक, मनोचालक पक्षों का विकास होना, शिक्षण व्यवस्था एकाधिवारी हो जाना, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखना। अब देखिए यहां पे क्या है, निष्क्रिय अगर रख दिया, यानी नेगेटिव हो गया, निष्क्रिय रख दिया तो कैसे सबसे अधिक प्रभावशाली होगा? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे चीज क्या है, नेगेटिव वाली चीज जहां भी आपको दिखती है वो तो होना ही नहीं है कि प्रभावशाली अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया में नकारात्मक भाव रखना नहीं। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर वाले विकल्प, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी हो जाना, यानी कि एक तरफा हो जाना, कि बस टीचर तक ही, एक ही तक सीमित हो जाना। जब यही हो जाएगा तब भी सबसे अधिक प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए, यानी यह दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं बालकों का संज्ञानात्मक, बिल्कुल सही, भावात्मक, बिल्कुल सही, मनोचालक, बिल्कुल सही, इन पक्षों का विकास होना, बिल्कुल सही। अगर इन सभी पक्षों का विकास हो जाए तो अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली हो जाएगी। यही तो करना है, संज्ञान और भावात्मक, सामाजिक, नैतिक सभी पक्षों का सर्वांगीण विकास करना, सभी तरीके का। जब सब कुछ सभी पक्षों का विकास करेंगे तो स्वतः अधिगम का जो प्रभाव देखने मिला सर्वाधिक, सबसे अधिक देखने मिलेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
पढ़ने लिखने की गणितीय कुशलताओं की अगर बात करें तो ये तो सही तो है, लेकिन क्या है, कुछ सीमित कर दिया गया। केवल पढ़ने लिखने गणितीय पर सीमित कर दिया गया, इतने ही कर देने, यानी सीमित कर दिया गया, संकुचित कर दिया गया। तो सर्वाधिक नहीं होगा, प्रभावशाली तो उसका होगा, इस विषय को लेकर इस क्षेत्र में तो उसका प्रभाव ठीक होगा, लेकिन सबसे अधिक नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेड, सीमित कर दिया गया, बाधित कर दिया गया। इस वजह से ये आंसर ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक सभी पक्षों का विकास होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है 25वां, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? इसमें उभयनिष्ठ का मतलब क्या? कौन सा दोनों में दिया गया है? ऐसा क्या है जो दोनों में दिया गया है? स्मृति स्तर में और बोध स्तर, दोनों स्तर में जो टीचिंग मॉडल है, शिक्षण का मॉडल है, उसकी जो संरचना बनाई गई है वह दोनों स्तर में, उसके सोपानों में दोनों में हो, यानी दोनों में कॉमन दिया गया हो। क्या सामान्यीकरण ऐसा है? क्या अन्वेषण है? क्या प्रस्तुतिकरण है, तैयारी है? क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है कि जो दोनों में? शिक्षण और बोध आप जानते हैं दोनों में जो दिया गया है कौन सा होगा? प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन जो है, किसी विषय को लेकर प्रेजेंट करना, उसको बताना, यह दोनों में चीजें रखी गई हैं, दोनों में कॉमन होती हैं, दोनों में कॉमन रखा गया, दोनों में यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुतिकरण होता है, दोनों में यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुतिकरण होना चाहिए या होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 25 का? सी, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो बात करें पुनर्बलन क्या होता है? रिइंफोर्समेंट। जब किसी कार्य को करने के लिए उसे कुछ फोर्स दे दिया जाए, पुनर्बलित कर दिया जाए। अब कैसे होगा? अगर कोई बच्चा एक कार्य करता हो, उसमें सफल हो जाता हो, तो वह उस कार्य को दोबारा करने के लिए प्रेरित होगा। अगर कुछ पाना चाहता है और पा जाता है तो दोबारा पाने के लिए प्रेरित होगा। इसको तो पुनर्बलन कहते हैं। तो इसमें यह किससे से संबंधित है, किसने जोड़ दिया? तो हम बात करते हैं शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। किसका दिया हुआ है? यह पावलोव का है। किसका है दोस्तों? पावलोव का है। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत दिया, इसमें और नाम है प्राचीन सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये किसका है? थॉर्नडाइक का है, SR थ्योरी। सूझ का सिद्धांत, ये किसका है? ये अब जानते हैं कि कोहलर का है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ये किसका है? स्किनर का है। तो शास्त्रीय अनुबंध पावलोव ने पुनर्बलन पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया, कुछ हद तक बताया। उद्दीपक में, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में बहुत ज्यादा इस पर पुनर्बलन नहीं किया। हाँ, पुनर्बलन मिलता है, लेकिन कुछ हद तक सामान्य बातें रखी गई। सूझ का सिद्धांत जो है, यह पुनर्बलन नहीं है, बौद्धिक क्रिया पर सूझ पे महत्व दिया गया ज्यादातर। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत जो स्किनर द्वारा दिया गया, स्किनर ने पुनर्बलन पर अधिक जोर दिया है। कह सकते हैं कि इस सिद्धांत को एक क्या कहते हैं हम? पुनर्बलन का सिद्धांत भी कह सकते हैं, पुनर्बलन के रूप में भी देखते हैं। ठीक, तो इन्होंने पुनर्बलन की एक नई अनुसूची भी दी है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है, किसने दिया? तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को हम पुनर्बलन का भी सिद्धांत कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 26 का डी ऑप्शन, चौथा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत? पहले बात करते हैं संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक क्या होता है? मानसिक बौद्धिकता से संबंधित है, संज्ञान का विकास है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो सर्वप्रथम संज्ञान सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे। किसने दिया था? पियाजे। और इन्हीं का दूसरा जो विकल्प रूप में जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था वह किसने दिया था? मनोवैज्ञानिक ब्रूनर ने। इन दोनों लोगों ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, जो महत्वपूर्ण है। एक नाम और आता है वैगोट्स्की, वो भी देते हैं, लेकिन उन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को संज्ञानात्मक न कह के सामाजिक विकास सिद्धांत कहा है। तो यहां बात करते हैं ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास
का अंग नहीं है। अंत प्रज्ञावस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेत अवस्था, क्रियात्मक अवस्था। तो ब्रूनर के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत थे उसके 3 अवस्था, 3 स्तर थे, 3 अवस्था। पहली अवस्था कौन सी थी? क्रियात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी थी? प्रतिबिंबात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी थी? संकेतात्मक अवस्था। 3 अवस्थाएं ब्रूनर ने दी है, क्रियात्मक, संकेतात्मक, प्रतिबिंबात्मक। एक्टिविटी, सिंबल एक्टिविटी, और क्या कहते हैं कि अब 3 तरह से है क्रियात्मक, क्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था, इसमें उम्र सीमा इनकी बात करते हैं तो उम्र कितनी है? 0 से लेकर यह कितने करते हैं? 18 माह। इसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं तो 18 माह से 24 माह। संकेतात्मक क्या कहते हैं? 7 वर्ष, इसके बाद तक की अवस्था है। और क्या नहीं था? तो आंत प्रज्ञ अवस्था यही नहीं थी। कौन सी अवस्था? आंत प्रज्ञ अवस्था। आंत प्रज्ञ अवस्था ही इसमें नहीं थी। आंत प्रज्ञ अवस्था किसकी है, किससे संबंधित है? यह जिन पियाजे से संबंधित है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, इसी से संबंधित है। जिन पियाजे ने कौन सी अवस्था दी गई, थोड़ा उस पर से 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। तो पियाजे ने जो दिया है, पियाजे की अवस्थाओं में बात करें तो 4 प्रकार की अवस्था उन्होंने दी है। संवेदी अवस्था, संवेदी अवस्था। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थोड़ा और किस पे क्लियर कर देते हैं। पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं इन्होंने दी है पियाजे ने। अब इस 4 अवस्थाओं में जो दूसरी अवस्था है, इसकी 2 उप अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया। एक पूर्व प्रत्यात्मक काल, इसकी समय कितना रखा? 2 से 4 वर्ष। और दूसरे का क्या रखा? अंतः प्रज्ञ काल, इसका कितना रखा? 4 से 7 वर्ष। तो यही कहा है अंत प्रज्ञ काल। यह इनकी ये वाली अवस्था है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक संबंधित अंत प्रज्ञ काल है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? जो कहा है कि ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत नहीं है, तो मैंने बताया अंत प्रज्ञ काल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। यहां लिखा है प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन अवस्था, आत्मीकरण, वाचन अभिव्यक्ति, और सही क्रम लिखा है विकल्पों में क्या होगा। तो मॉरिसन ने बोध के जो चरण दिए थे, या बोध को बताने के लिए, समझाने के लिए और बौद्धिक क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए इन्होंने कुछ मॉडल दिए थे, प्रतिमान दिए थे। उस प्रतिमानों के अनुसार जो क्रम दिया गया था, उसमें सबसे पहले क्या था? सबसे पहले इनका जो प्रारंभ माना गया था, इसके अनुसार जो क्रम देखे तो क्या होगा? खोज। तो खोज, उसके बाद इनके 5 पदों में पहला क्या होगा? खोज। फिर क्या हो जाएगा? प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। फिर क्या हो जाएगा इसमें? आत्मीकरण। अगले में संगठन, और अंत में अगर देखें तो वाचन और अभिव्यक्तिकरण। ये सबसे अंतिम में हो जाएगा। तो यहां भी इसके पहले हम प्रश्न में एक चर्चा किए थे, एक नाम आया था प्रस्तुतिकरण। तो इसमें प्रस्तुतिकरण है, इसी तरीके से स्मृति में भी प्रस्तुतिकरण है। यही दोनों में कॉमन था, जो इसके पहले पिछले प्रश्नों में हम चर्चा किए थे अभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प हो जाएगा? खोज का किसमें लिखे? खोज, और उसके बाद प्रस्तुतिकरण। फिर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, जिसमें मैच करा। तो 28वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सेकेंड, फर्स्ट, 4, थर्ड और 5, जो यहाँ पे क्रम लिखा हुआ है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। लिखा है निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अभी हम इस पर चर्चा किए थे इसके पिछले प्रश्नों में। संज्ञानात्मक कॉग्निट क्या होता है? संज्ञानात्मक आप जानते हैं जो मानसिक क्रिया, बौद्धिक क्रिया, जो संज्ञान, जो सोचने समझने की, व्यक्त करने की क्रिया होती है, मानसिक चिंतन से संबंधित होता है, मानसिक क्रियाओं से संबंधित होता है, तो इससे संबंधित नहीं है। अनुमूल्यन, अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान। अनुमूल्यन नहीं है, अनुप्रयोग होता है, बोध होता है, ज्ञान होता है, ये सब चीजें संज्ञान से संबंधित है। क्या नहीं है? डिवेल्यूशन, अनुमूल्यन, यही नहीं है इससे। तो आंसर क्या हो जाएगा 29 का? ऑप्शन ए, अनुमूल्यन। अनुप्रयोग किया जाता है, बोध स्तर जो उसके बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित होता है। ज्ञान आप जानते हैं जो सीखा है, जो ग्रहण किया है, जो जान रहा है, जो बौद्धिक क्रिया संबंधित है वो होता है। स्मृति ये भी संबंधित है, यानी कि जितनी मानसिक क्रियाएं हैं, जितनी उसकी सोचने समझने तार्किक चीजें हैं, जो उसके मस्तिष्क के बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, उसके एक्टिविटी क्रियाकलाप सोचने की क्षमता को दर्शाता है, ये सब चीजें उसके संज्ञानात्मक सिद्धांत। अभी इसके पिछले प्रश्नों में हम देखा किसने दिया? पियाजे, ब्रूनर, इन लोगों ने दिया। अब ये क्या कहते हैं कि बालक का जन्म होने के बाद उसकी संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है? तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं, जिसको क्या कहते हैं? अवस्था का विकास। अवस्थाओं में क्या संज्ञान कैसे होता है? उसकी बौद्धिक क्रिया, उसकी सोच विचार, तर्क, सोचने की समझता, जिसमें अनुकरण शुरू होता है वस्तु को छूने पकड़ने से लेकर, और कहां तक जाता है? अमूर्त चिंतन, दूरस्थ और तार्किक चिंतन तक क्रम बताया उन्होंने, जिसको अधिक से अधिक उन्होंने क्या? पियाजे ने बताया 4 और ब्रूनर ने बताया 3 प्रकार से। फिलहाल 29 का क्या आंसर हो जाएगा? अवमूल्यन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधिगम का क्रम नहीं, वक्र नहीं है? अधिगम का वक्र पूछा है, कौन सा नहीं है? तो पहले हम बात कर रहे हैं कि अधिगम का वक्र क्या है। यहां देखिए विकल्प लिखा है नतोदर, मिश्रित, लंबवत, उन्नतोदर या उत्तर। बात करते हैं अधिगम का वक्र क्या है। तो अधिगम के वक्र में हम मुख्य रूप से 4 वक्र को पढ़ते हैं। 4 वक्र में कौन से हो जाएंगे? 4 वक्र में यहां जो विकल्प लिखा है इसके हिसाब से देखते हैं तो नतोदर वक्र होता है, मिश्रित वक्र होता है, उन्नतोदर वक्र होता है, और एक वक्र होता है जो यहां नहीं लिखा है, वह क्या है? समान निष्पादन वक्र। समान निष्पादन वक्र। समान निष्पादन वक्र में क्या होता है? जब अधिगम और सीखने के दिन दोनों एक समान गति से हो रहा है, जितना अधिगम कर रहा है उतना सीख ले रहा है, जितना प्रयास कर रहा है, जितने दिन हो रहा है उतना सीख रहा है, यह समान निष्पादन वक्र कह रहा है। एक वक्र इसमें नहीं दिया, और यह 4, 1, 2, 3 और यह चौथा क्या नहीं होता है? तो लंबवत नहीं होता है। अधिगम का वक्र लंबवत वक्र नहीं कहलाता है। ठीक है, यह एक क्रम है बढ़ने का, लंबवत और क्या है, और ये किसको कहते हैं? जो यह अधिगम का स्थानांतरण दर्शाता है। लंबवत का संबंध किससे है? अधिगम के स्थानांतरण से है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग्स को कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लंबवत, ऊर्ध्वाधर, समतल, ये जो है ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग संबंधित है। फिलहाल इसका अधिगम का वक्र क्या सा नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, लंबवत नहीं है। ठीक है, यह आपके मनोविज्ञान के 30 प्रश्न थे जो मैंने व्याख्या के तहत पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इसको वीडियो को देख सकें और समझ सकें। जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें। आगे भी हम इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।